दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, विज्ञान वर्ग 2 की हम तैयारी कर रहे हैं और 50-50 प्रश्न, मतलब कहने को तो 50 है दोस्तों, इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो लगातार एक के बाद एक हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों जरूर लाइक और शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उस पर आधारित युक्ति कौन सी होती है। तो दोस्तों एक तो डायनेमो जो होता है ना, डायनेमो, और जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर, ये दोनों दोस्तों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं किसको दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं जब किसी कुंडली को चुंबक के मध्य में गति कराई जाती है ना, तो परिणाम स्वरूप जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला है, साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होने वाला द्रव कौन सा है ना। बैरोमीटर जो है साधारणतः उसमें प्रयोग होने वाले द्रव कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पारा भी हो सकता है, उसमें जल भी हो सकता है, हवा। इन तीन चीज़ों का यूज़ दोस्तों वहाँ पे होता है, किसमें, बैरोमीटर में। ठीक है दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। अगला है, पाइरेलियोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पाइरेलियोमीटर मैं लिख देता हूँ, देखिए आप, पाइरेलियोमीटर आपने अगर नाम सुना हो सकता है सुना हो, नहीं सुना हो तो देख लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कम सुनने में आता है ये। पाइरेलियोमीटर ये जो है दोस्तों, ये आपका सोलर रेडिएशन को मापने में काम आता है, सोलर रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व कब होता है ना। तो जल का अधिकतम घनत्व जो है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, या फिर इसे केल्विन में देखा जाए तो 277 केल्विन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, केल्विन में पूछा है तो 277 आएगा, और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस में इसका जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों ध्यान रखिएगा अनंत होती है। समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। हीरा जो चमचमाता है या जगमगाता है वो किस घटना के कारण जगमगाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है, जिस वजह से जो है हीरा या चटका हुआ कांच या फिर कटा हुआ कांच जो है वो जगमगाता है। चटका हुआ कांच भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये बता चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस बोले, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है 36.96 ऐसा कुछ होता है, 98 है ना, तो उसको राउंड फिगर में आप 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CFL विद्युत बल्ब का पूरा नाम क्या है। CFL जिसका हम यूज़ करते हैं, CFL बल्ब जो आते थे पहले, अब तो आजकल LED आ गए हैं। CFL का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉम्पैक्ट, याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट फ्लोरेसेंट भी बोलते हैं, फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट या फ्लोरिसेंट लैंप कहा जाता है CFL को। अगला है दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो परमाणु बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम का यूज़ किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यूरेनियम जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और परमाणु बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम जो है या न्यूक्लियर बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और इसमें यूरेनियम का विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम पॉलीग्राफ। याद रखना दोस्तों, पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला है प्रकाश वर्ष या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और दोस्तों ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, बहुत लंबी लंबी जो दूरियां होती है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी होती है, उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और दोस्तों प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक भी होता है एक पारसेक। ठीक है, पारसेक भी दूरी मापने का यंत्र है। खगोलीय दूरी को पारसेक में या प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 1500 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस अगर आपको ताप मापना है तो इसके लिए आपको पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका दोस्तों? पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, अधिकतम तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो दोस्तों मिट्टी के घड़े में जो है वाष्पीकरण की क्रिया होती है दोस्तों। वाष्पीकरण की क्रिया होती है और इसी के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जल जो है वो ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो है मिट्टी के घड़े में हम पानी पीते हैं, वो ठंडा रहता है काफ़ी। तो वो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो है ठंडा रहता है। अगला है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? आपको पता ही होगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, है ना। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है ना, जिसे पराध्वनि भी हम कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? दोस्तों आपने अगर देखा हो कभी पुरानी या साइकिल में डायनेमो लगता है जिसको साइकिल के रिंग से अटैच कर दिया जाता है, और जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है तो वो डायनेमो के अंदर कुंडली होती है वो घूमती जाती है और उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो साइकिल में आगे लैंप लगा होता है, हेड लैंप, वो चलने लगता है। तो दोस्तों ये जो है यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है ना। सोलर सेल जो होते हैं जो कि सोलर पैनल में लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा आजकल सोलर पैनल जो है काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं और हर कोई इसका यूज़ कर रहा है। तो सोलर सेल जो है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोलर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अश्व शक्ति क्या है ना। तो अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं, ये होती है दोस्तों शक्ति की इकाई, शक्ति नापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा एक हॉर्स पावर यानी एचपी भी बोला जाता है, जैसे हम वाटर पंप वगैरह लेते हैं, है ना, पानी की मोटर वगैरह, तो वो हॉर्स पावर के हिसाब से आती है ना। एक हॉर्स पावर 1/2 यानी आधा हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में दोस्तों होता है 746 वॉट होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष अगर आपको है दोस्तों तो उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। और दोस्तों एक और होता है दूर दृष्टि दोष, उसके लिए जो है हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा दोस्तों निकट, तो निकट में जो है और एक दूर, दो नाम है दोस्तों। तो बड़े नाम वाली बीमारी अगर है तो बड़े वाले नाम का ही लेंस लगेगा, आपको याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष निकट से छोटा है और इन दोनों लेंस में उत्तल छोटा है, तो छोटे नाम की बीमारी के लिए छोटे नाम वाला लेंस लगेगा, बड़े नाम की बीमारी के लिए बड़ा वाला लेंस लगेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको इस चीज़ से इसको याद रखने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीटी स्कैन जो होती है ना, पूरी बॉडी की जो चेकअप की जाती है सीटी स्कैन, उसमें एक्सरे यानी एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है? तो चांदी जो है इसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, है ना, ए जी से इसे डिनोट किया जाता है। ओके दोस्तों,
इंग्लिश में इसे सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है दोस्तों, इसमें मंदक के रूप में मतलब श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है D2O का यूज किया जाता है, जिसे हम भारी जल कहते हैं, भारी जल। ठीक है दोस्तों, भारी जल का उपयोग किया जाता है D2O का किसके रूप में दोस्तों? मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, और ये जो है भारी जल या D2O जो है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहा जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हृदय गति मापी जाती है, किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों हृदय गति जो है कार्डियोग्राम जो होता है, कार्डियोग्राम से मापी जाती है दोस्तों। ओके, कार्डियोग्राम से, याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, और हृदय गति जो साधारण हृदय गति है या हृदय गति की जो दर है ना, वो होती है दोस्तों 72 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में जो है हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है वयस्क में। ठीक है दोस्तों, जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी पृथ्वी सभी वस्तु को या प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसी सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों ये सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, पूरा नाम चाहिए तो आइजैक न्यूटन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्या कारण है कि मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पानी के ऊपर वही वस्तु तैरती है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। मतलब तेल जो है, इसका घनत्व जो है वो कम होता है, किससे? पानी से। ठीक है, तो पानी का घनत्व, जिस वस्तु का घनत्व अधिक होता है वो नीचे रहती है ना, और जो जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इस वजह से तेल पानी पर तैरता है। अगला है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो एक बैरल जो है, एक बैरल में कितना तेल आता है दोस्तों? तो 159 लीटर, 159 लीटर के लगभग तेल की मात्रा को हम एक बैरल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद कभी पूछ ले कि इस पर कितना कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों इस पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने की थी। और दोस्तों इस पे कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इकाई धनात्मक आवेश होता है, इकाई धनावेश होता है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों चैडविक ने, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। और ये जो है ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ये उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक जो है दोस्तों, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। ओके, और इन्होंने ये भी बताया था कि नाभिक जो है, इसमें समस्त धनावेश जो होता है, समस्त धनावेश नाभिक में ही उपस्थित होता है। ये भी किसने बताया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने बताया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टील में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। अगर आपको ऑप्शन में धातु मिलता है तो आप धातु भी लगा सकते हैं, या फिर अगर स्टील मिलता है तो आपको स्टील ही लगाना होगा। ओके, अगला दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, जिसे हम एसी कहते हैं, उसको दिष्ट धारा में तो डीसी में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, है ना। अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाते हैं वो सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्पेस में, टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो भी ये
अंतरिक्ष की यात्रा पे जाते हैं तो वो हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे चंद्रमा पे भी गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, तो वहाँ पे पैर नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है ना, मतलब छठा भाग है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण। मतलब पृथ्वी पे अगर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो वो वहाँ पे जाके 10 किलो की रह जाएगी। ठीक है, इतना कम है। वैसे पैर तो रखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष की बात अगर हम करें तो वहाँ पे पैर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है दोस्तों लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। काय के द्वारा दोस्तों? लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई का न्यूनतम इकाई, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है? तो लंबाई की एसआई मात्रक जो है दोस्तों, एसआई यूनिट तो आप सभी को पता है मीटर है ना, लेकिन न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी जो इकाई है वो क्या है? तो वो है दोस्तों फर्मी मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो एसआई मात्रक पूछे तो मीटर, और अगर न्यूनतम इकाई पूछे तो फर्मी मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जो है कौन सी प्रकाश का होता है ना? सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को दोस्तों लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों? बैंगनी कलर का। बैंगनी कलर जो होता है उसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। अगला है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से आकाश को देखेगा दोस्तों तो उसे काला आकाश दिखाई देगा, है ना, आकाश का रंग काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं दोस्तों। हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का क्या होता है दोस्तों? प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन होने के कारण जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है वैसा हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन ऊपर जो है वायुमंडल है ही नहीं, क्योंकि ये प्रकीर्णन की घटना किसके कारण होती है? वायुमंडल के कारण होती है। लेकिन अंतरिक्ष में तो वायुमंडल होता नहीं है, इस वजह से क्या होता है? हमें सब कुछ काला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धचालक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, जिसमें से अगर आपको सिलिकॉन मिलता है ना, तो सिलिकॉन अर्धचालक है, और एक जर्मेनियम अगर आपको मिलता है तो ये भी जो है अर्धचालक होता है। ये दोनों अर्धचालक है, याद रखिएगा। जो न तो चालक होते हैं न पूरी तरह कुचालक होते हैं, बीच में जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अगला है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है ना? वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राडार के द्वारा, है ना। घुसपैठिए अगर कोई घुसपैठ करते हैं या कोई ऐसा यंत्र या ड्रोन छोड़ा जाता है तो वो राडार से हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? वर्षा की बूंद जो है उसका आकार कैसा होता है दोस्तों? गोल होता है। किस कारण से होता है? ये याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में उठने वाले बुलबुले जो है पानी से बाहर आकर टूट जाते हैं, फूट जाते हैं ना, वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हल्की जो छोटी जो सुई होती है, बारीक, है ना, छोटी सी सुई जो है वो पानी पर क्यों तैरती है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि गंदे या ठहरे हुए पानी में जो है पृष्ठ तनाव कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो केरोसिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। ठहरा हुआ जो पानी होता है उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और वहाँ पे जो मच्छर के लार्वा होते हैं, छोटे बच्चे या अंडे जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, लार्वा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उस पानी में डूब के मर जाते हैं। तो केरोसिन इसलिए छिड़का जाता है ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए और वहाँ पर मच्छर नहीं पनपते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और साबुन या सर्फ मिला देने से भी पृष्ठ तनाव पानी का कम हो जाता है। ओके, जिससे वो आसानी से मेल निकाल लेता है। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हमने पृष्ठ तनाव से संबंधित यहाँ पे समझ लिए हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है ना। समुद्री जहाज जो है उसकी गति यानी वो कितनी स्पीड से चल रहा है वो मापने के लिए हम किसका, कौन सा मात्रक का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों उसके लिए नॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नॉट का उपयोग बोलते हैं ना, नॉटिकल मील, है ना, तो वो नॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री दूरी को मापने की, देखो गति को मापने की इकाई तो नॉट हो गई, ठीक है, और समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील। नॉटिकल मील जो है ये दूरी का, समुद्री
दूरी का मात्रक है, ठीक है। और समुद्री गति, अगर जहाज की गति मापना हो तो उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। अगला है दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है दोस्तों सर्वाधिक होता है निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विस्थापन जो है इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर, ठीक है। दूरी और विस्थापन आपको पता ही होगा, है ना। विस्थापन जो है वो सदिश राशि होती है, दो बिंदुओं के बीच की सूक्ष्मतम दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जैसे ये, है ना, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? हमारा विस्थापन कहलाएगी। जबकि मान लीजिए ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा स्कूल है। अब स्कूल से घर का जो रोड है वो ऐसा जा रहा है, ओके। तो इस रोड की जो दूरी है इसको अगर हम नापेंगे तो वो हमारी दूरी कहलाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ की जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? विस्थापन कहेंगे, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गई डिस्टेंस, यानी दूरी हो गई दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, लिख देता हूँ मैं, देखिए पॉली विनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का नाम है। इसका उपयोग जो है पानी वगैरह के जो नल होते हैं, है ना, या पाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है दोस्तों, अधिकतर। अगला है, पानी की स्थायी कठोरता कौन दूर करता है? तो दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अगला दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा जो है ना, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका मैं सूत्र लिखूं तो ये हो जाएगा NaHCO3। रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, केमिकल फार्मूला, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, धोने का सोडा जो है, यह धावन सोडा भी इसे हम बोलते हैं, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धोने का जो सोडा है उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। इसका अगर मैं रासायनिक सूत्र लिखूं तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। अगला है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर, आगरा का ताजमहल संगमरमर से बना है, सफेद पत्थर जो है संगमरमर के ही दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर दोस्तों इसका हम रासायनिक सूत्र देखें तो ये हो जाएगा CaCO3, ठीक है दोस्तों। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, चूना पत्थर भी इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये हमारा तीसरा वीडियो है, याद रखिएगा। ऐसे 2 वीडियो में पहले बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.